15 ऐसे क्वेश्चंस मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए हिस्ट्री के, इतिहास के, जो कि आपके किसी भी एग्जाम के व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी का एग्जाम है कोई, या कोई भी वनडे एग्जाम है आपका, सभी के लिए ये आपके लिए यूजफुल साबित होने वाली है क्लास। ठीक है, सारे ही क्वेश्चंस क्या है आपके PYQ हैं भाई, प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, और ये रिपीट होने के भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो आपने इतिहास को बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा, और यहाँ पर आपका पूरा टेस्ट भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका पूरा ये टेस्ट भी हो जाएगा कि आपकी इतिहास की प्रिपरेशन कैसी है। ठीक है, तो आप अपना टारगेट भी देखिए कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं इनमें से। ठीक है, 15 में से अगर आपने 10 क्वेश्चन, मैं आपको 10 क्वेश्चंस का टारगेट देता हूं, अगर आपने 10 का स्कोर कर लिया तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी है हिस्ट्री को लेकर के। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। और आपको अपना स्कोर भी लास्ट में मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने 15 में से कितने क्वेश्चंस का आंसर करेक्ट दिया है, या कितने क्वेश्चंस का आंसर आप लोग जानते थे। अब देखिए, पहला क्वेश्चन है, आप लोगों को दिख रहा होगा, और मैं आपको फैक्टर्स भी क्लियर करता हुआ चलूंगा। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको सारी चीज़ें बताता हुआ मैं चलूंगा। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है, महान स्नानागार किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल पर पाया गया था, ये आपको बताना है। क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल या फिर कालीबंगा। ठीक है, आप लोग अगर आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में आंसर देने की भी कोशिश किया करो, और बाकी आप लोगों को लास्ट में स्कोर बताना है मुझे, कितना स्कोर आपने किया है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर बताएंगे कि क्या आंसर हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर अगर आपने आंसर चुना है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, तो आपका बिल्कुल करेक्ट है आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है, मोहनजोदड़ो। अब मोहनजोदड़ो के बारे में कुछ फैक्ट्स भी मैं आपको साथ ही साथ बताता हुआ चलता हूँ। ठीक है ना, क्वेश्चन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो सारे ही हम यहीं पर क्लियर कर लेंगे, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। अब देखिए, मोहनजोदड़ो के बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लो। मोहनजोदड़ो क्या है, स्पष्टीकरण, यानी कि यहाँ पर पूरा समझाया हुआ है कि महान स्नानागार एक उन्नत जल संरचना मोहनजोदड़ो में खोजी गई थी। ठीक है ना, महान स्नानागार, ठीक है, ये स्नानागार ही है भाई, मोहनजोदड़ो का ये बहुत ही फेमस स्थल है जो कि पाया गया है। ठीक है, उन्नत जल संरचना, यानी कि जलाशय था एक तरीके से, अगर मैं कहूँ इसको तो स्विमिंग पूल था ये। ठीक है, आज की डेट में अगर आप आज की डेट से थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि ये क्या था, एक स्विमिंग पूल था उस टाइम का। ठीक है, चलिए अब देखिए, और माना जाता है इसका अनुष्ठानिक महत्व था। ठीक है ना, अनुष्ठानों में भी इसका बहुत ज़्यादा महत्व माना जाता था। मोहनजोदड़ो का जो ये क्या था, महान स्नानागार, यानी कि स्विमिंग पूल जो था ये। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई, अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता था, ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन हैं आपके सामने, ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी स्कंदगुप्त या फिर कुमारगुप्त। इन चारों में से आंसर बताएंगे कि क्या करेक्ट हो जाएगा। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, देखिए बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, और ये तो देखिए पता ही होना चाहिए आपको, और आप लोग जानते भी होंगे, इतना भी मुझे पता है। तो देखिए, अगर आपने यहाँ पर करेक्ट आंसर चुना है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि समुद्रगुप्त, आपने सही आंसर चुना है, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये। ठीक है ना, भारत का नेपोलियन कहा जाता है भाई समुद्रगुप्त को। ठीक है, अब चलिए समुद्रगुप्त के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ये आपको दिख रहे हैं बैठे हुए समुद्रगुप्त जी हमारे। ठीक है, समुद्रगुप्त। अब देखिए, समुद्रगुप्त क्या थे, समुद्रगुप्त ने अपनी व्यापक विजय और गुप्त साम्राज्य के विस्तार के लिए यह उपाधि अर्जित की थी। ठीक है, तो कई बार पूछा, आपको ये तो पता होना चाहिए कि समुद्रगुप्त, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। क्यों कहा जाता है, वाई, तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने जो अपना साम्राज्य था, जो इनका गुप्त साम्राज्य है, इसको बहुत ही ज़्यादा विस्तार किया था इसका। ठीक है ना, तो इसी वजह से इनको ये उपाधि मिली थी भाई। ठीक है, ये है समुद्रगुप्त जी। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने आगरा शहर की स्थापना की थी भाई, ये आपको बताना है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनेगा। ठीक है, आगरा शहर की स्थापना दिल्ली के किस सुल्तान ने की थी, इल्तुतमिश, बलबन, सिकंदर लोदी या फिर फिरोज शाह तुगलक। क्या यहाँ पर आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, आपको बताना है। ठीक है, चुनिए हुए क्या आंसर आप लोगों का इसमें से हो सकता है, क्योंकि आपको लास्ट में स्कोर भी बताना है कि कितने क्वेश्चंस आपने करेक्ट किए हैं या कितने क्वेश्चंस का आंसर आप लोग जानते थे। ठीक है, यहाँ पर आपका रिवीजन बहुत तगड़ा हो जाएगा भाई। देखो, तो यहाँ पर देखिए, अगर आपने ऑप्शन नंबर सी चुना है, सिकंदर लोदी, अगर आपने चुना है सिकंदर लोदी, तो बिल्कुल करेक्ट है भाई। ठीक है ना, सिकंदर लोदी ही करेक्ट आंसर है। दिल्ली का एक सुल्तान रहा था सिकंदर लोदी, इसी ने क्या बसाया था, आगरा शहर बसाया था भाई।
ठीक है, कंफर्म है, याद रखेंगे। चलिए अब देखिए फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा इनके बारे में। सिकंदर लोदी, तो सिकंदर लोदी के बारे में ज़रा थोड़ी सी एक चीज़ भी जान लो। सिकंदर लोदी क्या था, कुछ फैक्ट्स जो पूछे जा सकते हैं। ये है, सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा को एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और प्रशासनिक केंद्र के रूप में स्थापित किया था भाई। ठीक है, तो ये तो आपको पता चल गया कि सिकंदर लोदी ने बसाया था आगरा। कब बसाया था ये भी आपको पता चल गया कि 1504 में बसाया था भाई, 1504 ईस्वी में बसाया था। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, यहाँ से प्रशासनिक कार्य भी होता था इन लोगों का। चलें अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, बताएंगे भाई इनमें से बता, हाँ क्वेश्चन है, तराइन के द्वितीय युद्ध यानी कि जो सेकंड वॉर ऑफ तराइन था में पृथ्वीराज चौहान को किसने हराया था, ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपको बताना है, पृथ्वीराज चौहान जो थे, जो सेकंड युद्ध हुआ था तराइन का, किसने हराया था। ठीक है, तो यहाँ तो आपको देखिए बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि तराइन का कोई सा भी युद्ध है, चाहे तराइन का पहला युद्ध है चाहे वो दूसरा युद्ध है, किस किस के बीच हुआ था, तो पृथ्वीराज चौहान और इनमें से किसके बीच हुआ था। करेक्ट आंसर अगर आपने चुना है मोहम्मद गोरी, ऑप्शन नंबर बी चुना है आपने, तो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तराइन का कोई सा भी युद्ध है वो किस किस के बीच हुआ है, वो हुआ है हमारे पृथ्वीराज चौहान जी और दूसरे कौन है यहाँ पर, मोहम्मद गोरी के बीच। ठीक है, याद रखेंगे, चाहे दूसरा है चाहे पहला है, इन्हीं के बीच हुआ है। हाँ, एक चीज़ आपको याद रखनी है कि पहला जो हुआ था, पहला तराइन का युद्ध जो हुआ था, उसमें तो जीता था गोरी, सॉरी उसमें तो हमारे पृथ्वीराज चौहान जी जीते थे। ठीक है ना, P4 पृथ्वीराज चौहान जीते थे पहला जो युद्ध हुआ था तराइन का, और दूसरा जो युद्ध हुआ था तराइन का, उसमें ये नालायक गोरी जीत गया था। ठीक है, गोरी जीत गया था, याद रखेंगे ये। ठीक है ना, चलिए अब देखिए कुछ फैक्ट जो है वो जान लेंगे मोहम्मद गोरी का। ये लो, मोहम्मद गोरी का फैक्ट यहाँ पर ये बनेगा कि 1192 में पृथ्वीराज चौहान को हराया था इसने। ठीक है, तो दूसरा जो हुआ था तराइन का युद्ध वो हुआ था 1192 में। ठीक है ना, सेकंड बैटल ऑफ कौन सा, सॉरी तराइन, वो हुआ था 1192 में। तो पहला कब हुआ था, वो हुआ था 1191 में। तो बैक टू बैक ये हुए हैं दोनों ही युद्ध। ठीक है ना, 1191 में हुआ था पहला, देखिए याद रखेंगे, कन्फ्यूज़ मत हो जाना। ठीक है, मैं और आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ क्योंकि कन्फ्यूज़न बहुत बुरी चीज़ है। पहला जो हुआ था वो हुआ था 1191 में। ठीक है ना, 1191 में। और दूसरा कब हुआ था, दूसरा यहाँ पर लिखा हुआ है 1192 में हुआ था। तो दोनों की डेट, सॉरी ईयर भी आपको याद रखनी है। ठीक है, और पहले में कौन जीते थे, पृथ्वीराज चौहान, दूसरे में कौन जीता था, ये जीता था गोरी। ठीक है, अब देखिए इसने क्या किया जीतने के बाद, अब इसने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, जैसे भी हराया 1192 में, जिससे उत्तर भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना हुई थी। तो पृथ्वीराज चौहान के हारने के बाद ही मुस्लिम शासन की स्थापना शुरू होनी, मतलब कि स्थापना हुई थी भारत में, उत्तर भारत में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। आई होप भाई आप क्वेश्चंस के आंसर भी दे रहे होंगे। ठीक है ना, आप लोग करेक्ट आंसर आप लोगों को पता होंगे और स्कोर आपको बताते हुए चलना है। ठीक है ना, आपने कितने आंसर्स करेक्ट किए हैं। अब देखिए आईने अकबरी के लेखक कौन थे, ये आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, अभी कई बार पूछा गया है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। आईने अकबरी किसने लिखा है, आपके सामने ऑप्शंस हैं, अबुल फजल, बीरबल, टोडरमल या फिर तानसेन। ठीक है ना, ये सारे ही कौन है, ये अकबर के भी दरबार में रहते थे। ठीक है ना, अकबर के दरबार में थे ये सारे के सारे, अकबर के दरबार में थे। इनमें से ये जो अबुल फजल, अगर आपने करेक्ट आंसर चुना है यहाँ पर अबुल फजल, ऑप्शन नंबर ए आपने अगर सही चुना है तो बिल्कुल करेक्ट है। आईने अकबरी किसने लिखी है, अबुल फजल ने लिखी है भाई। ठीक है ना, अबुल फजल। अब अबुल फजल ये रहे भाई, ये अबुल फजल है, ये आपको दिख रहे होंगे, ये है अबुल फजल। ठीक है, अब ये अबुल फजल कौन थे, अकबर के दरबारी इतिहासकार थे। ठीक है ना, अकबर के दरबार में ही थे अबुल फजल और इतिहासकार थे। ठीक है ना, आईने अकबरी लिखा है जो अकबर के प्रशासन के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करती है। ये जो किताब है इनकी, या कहें कि ये जो बुक है आईने अकबरी, इसमें अकबर के बारे में ही लिखा होगा। और ये क्या बताती है, ये सारी चीज़ें ये बताती है कि अकबर का प्रशासन कैसा रहा या वो क्या करता था। ठीक है ना, सारी एक तरीके से जीवनी है पूरी की पूरी अकबर की। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला देखो, देखिए ये आपके रैंडमली क्वेश्चंस हैं हिस्ट्री के, क्योंकि आपके क्वेश्चंस ऐसे ही अगर मैं लेकर के आऊँगा तो ही आपको अच्छे से प्रिपरेशन आप देख पाएंगे आपकी, किस तरीके से आप लोग लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि रैंडमली ही क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं, कहीं से कोई सा आ जाता है, कहीं से कोई सा। तो हिस्ट्री का है क्वेश्चन, कहीं से भी आ सकता है। देखिए क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वॉइसरॉय कौन था।
ठीक है ना। वॉइसरॉय यहाँ पर आपको बताना है जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 1919 में, ठीक है, 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। लेकिन उस समय वॉइसरॉय कौन था ये आपको बताना है। तो दो तीन चीज़ें यहाँ पर आपको याद रखनी है। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और वॉइसरॉय कौन थे यहाँ पर। तो यहाँ पर जो वॉइसरॉय था भाई वो था एक सेकेंड, हाँ ये था ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने करेक्ट चुना है भाई, अगर आपने ऑप्शन नंबर चुना है बी तो बिल्कुल सही है, ठीक है। लॉर्ड चैम्सफोर्ड था वॉइसरॉय 1919 में, याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा देख लो, ये आपको फोटो भी दिख रही होगी भाई इसकी, यही है आपका चैम्सफोर्ड, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। अब देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, मैंने आपको बताया, ये भी आपको याद रखना है। 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। उस समय कौन था, ये वॉइसरॉय था, बस इतना ही है। चलो अगला देखते हैं। अगला देखो, अगला है 1916 में, सन 1916 में भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी, ठीक है ना। मॉडर्न हिस्ट्री से ये आपके सामने क्वेश्चन है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन है, पूछा गया, बताएंगे। तो देखिए अगर आप इनमें से बताएंगे पहले तो कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा। एनी बेसेंट और तिलक, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या फिर गोपाल कृष्ण गोखले। अगर आप लोगों ने चुना है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपने चुना है, ठीक है। 1916 में स्थापना हुई थी भाई। एनी बेसेंट और तिलक, बाल गंगाधर तिलक, दोनों ने मिलकर के की थी, ठीक है, याद रखेंगे। ये यहाँ पर देखिए दोनों की इमेज फोटो आपको दिख रही होगी, देख लीजिए। ये एनी बेसेंट जी हैं और ये कौन है हमारे, ये हैं बाल गंगाधर तिलक जी, ठीक है। देखिए होम रूल लीग की स्थापना भारत के लिए स्वशासन और अधिक स्वायत्तता की मांग के लिए की गई थी, ठीक है। ये आपको याद रखना, स्वशासन का जोर था यहाँ पर होम रूल मूवमेंट को लेकर के। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, इसमें देखिए भारत का संविधान कब अपनाया गया था। अब आप लोग कहेंगे कि भैया ये तो हिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं है, ये तो पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया। तो पॉलिटी है तो क्या हुआ, है तो हिस्ट्री, भारत की हिस्ट्री ही तो है। हिस्ट्री तो भाई जो बीत गया वो ही हिस्ट्री है, ठीक है। तो भारत का संविधान कब अपनाया गया था ये आपको बताना है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। भारत का संविधान अपनाया कब गया था, लागू नहीं पूछा गया यहाँ पर, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी को तो आप काट ही दो, ऑप्शन सी तो आपका होगा ही नहीं, ठीक है। अगर आप लोगों ने इनमें से कौन सा, आप लोग पहले तो आंसर चुन लीजिए। और अगर आप लोगों ने आंसर चुना है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी आपने करेक्ट आंसर चुना है, तो करेक्ट आंसर आपने चुन लिया है, ऑप्शन नंबर बी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। अपनाया क्या था या अंगीकृत हुआ था, दो तीन अगर लैंग्वेजेस में आए, चाहे तो आ जाए कि अपनाया गया था, ठीक है, तो यही है 26 नवंबर 1949। अगर क्वेश्चन आ जाए कि अंगीकृत कब हुआ था तो भी यही है 26 नवंबर 1949। अगर आ जाए कि पारित कब हुआ था तो भी यही है। तो पारित होना, अपनाना, अंगीकृत करना, तीनों ही एक ही बातें हैं, ठीक है ना। जो संविधान है ये अपना लिया गया था, अंगीकृत हुआ था या स्वीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को। लेकिन लागू कब हुआ, लागू कब हुआ 1950 में। कब, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो दोनों में अंतर है, लागू होने में और अंगीकृत या पारित होने में अंतर है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लो। अगला है स्वतंत्र भारत के, अब देखिए यहाँ पर स्वतंत्र भारत की बात की गई है, ठीक है ना, आज़ाद भारत की, इंडिपेंडेंट इंडिया की यहाँ पर बात की गई है। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल बनने वाले पहले भारतीय कौन थे ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके सामने, राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू या फिर वल्लभ भाई पटेल। बताएंगे यहाँ पर क्या आंसर करेक्ट हो जाएगा भारत के। अब देखिए यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ पर अगर आपसे देखिए क्वेश्चन दो तीन चीज पूछी जा सकती हैं कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो यहाँ पर भारतीय पूछा गया है, तो भारतीय कौन थे, तो वो थे भाई ऑप्शन नंबर, अगर आपने बी यहाँ पर चुना है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल वो भी भारतीय, वो थे सी राजगोपालाचारी, ठीक है। ये यहाँ पर आपको इनकी फोटो दिख रही होगी, बहुत ही मतलब दमदार व्यक्ति रहे हैं ये, ठीक है। क्या नाम है इनका, सी राजगोपालाचार्य या चारी, ठीक है। सी राजगोपालाचारी ने 1948 में लॉर्ड माउंटबेटन के बाद भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्यभार संभाला था। यहाँ पर देखिए दो चीज़ें मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखिए सुनिए, जो मैं कहने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनिए। एक सेकंड, मैं ज़रा वहीं पहुँचता हूँ। ये देखो, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल वाले पहले भारतीय कौन थे, सी राजगोपालाचारी। अगर यहाँ पर ये आ जाए कि स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे,
अगर ये चीज़ मैं काट दूं यहाँ से, ठीक है, केवल यही क्वेश्चन यही रहने दूं कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, ठीक है, तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल हो जाएंगे माउंटबेटन, माउंटबेटन। लेकिन पहले भारतीय कौन थे, वो थे सी राजगोपालाचारी। तो दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है, याद रखना है। अब देखो अगला, देख लो अगला क्वेश्चन है, किस समिति ने भारत में पंचायती राज स्थापना की सिफारिश की थी, ये आपको बताना है, ठीक है। पंचायती राज स्थापना यानी कि पंचायती राज बनाओ भाई भारत में, ये किसने सिफारिश की थी या किसने रिकमेंडेशन की थी, किस समिति ने। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है आपके सामने, और चारों ही ऑप्शन ऐसे हैं जो आपको घुमा सकते हैं। बलवंत राय मेहता समिति, सरकारिया आयोग, या फिर साइमन आयोग, या फिर अशोक मेहता समिति। तो यहाँ पर देखिए अगर आपने ऑप्शन नंबर ए चुना है, बलवंत राय मेहता समिति, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपने चुन लिया है भाई, ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति ने ही कहा था कि भाई भारत में पंचायती राज बनाओ, गांवों को कैसे देख रेख करेंगे, तो पंचायती राज बनाने की मांग किसने उठाई थी, बलवंत राय मेहता समिति ने। देखिए समझ लीजिए, ये बलवंत राय मेहता जी हैं, ये आपको इमेज दिख रही है, ये हैं बलवंत राय मेहता जी। 1957 की समिति के स्थानीय स्वशासन को सशक्त बनाने के लिए पंचायती राज के कार्यान्वयन को सुझाव दिया गया था, ठीक है। वही मैं बोलने वाला था कि स्थानीय स्वशासन, अब स्थानीय स्वशासन से मतलब ही ये है कि गांव की जो व्यवस्था है, छोटे मोटे गांव या नगर जो भी हैं, उनकी व्यवस्था को कैसे संचालित किया जाएगा, तो ये पंचायत ही तय करेगी। इसी वजह से पंचायती राज की जो कि रिकमेंडेशन थी वो की गई थी, किनके द्वारा, बलवंत राय जी के द्वारा, और पूरी कमेटी बनाई गई थी इनकी, तो बलवंत राय मेहता समिति कहा जाता है। और इन्होंने देखिए त्रिस्तरीय यानी कि त्रिस्तरीय की 3 स्तर इसमें होंगे, 3 स्तर इसमें होंगे। अब 3 स्तर कौन कौन से होंगे, तो यहाँ पर देखिए ग्राम पंचायत, ठीक है ना, पंचायत समिति, और ये आपका एक होता है क्षेत्र पंचायत। 18, ठीक है भाई, याद रखेंगे। अब देखिए इन्होंने, और एक चीज़ और याद रखेंगे कि बलवंत राय मेहता जी ने क्या किया था, त्रिस्तरीय समिति बनाने की मांग की थी। और एक चीज़ और याद रखेंगे यहाँ से कि बलवंत राय मेहता जी ने पंचायती राज को कहा तो था, रिकमेंडेशन भी की थी, और साथ ही कहा था कि इसे बनाओ त्रिस्तरीय, ठीक है ना, इसमें 3 स्तर होने चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आप। अगला देखो, अगला है भाई, राजा राममोहन राय ने कौन सी पुस्तक लिखी जिसने सामाजिक सुधार आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। तो राजा राममोहन रॉय की जो पुस्तक है, और पुस्तक भी कौन सी, जिसने सुधार आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, सत्यार्थ प्रकाश, तुफत उल मुवाहिदीन, रिश्वत की बात, ब्रिटिश भारत का इतिहास। तो इनमें से देखिए अगर आप लोग चुनते हैं, देखिए मैं समझ सकता हूँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा आप लोगों के लिए, लेकिन फिर भी इसको याद कर लेना क्योंकि पूछा गया है ये क्वेश्चन, PYQ है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तुहफत उल मुवाहिदीन ये लिखी थी किसने, राजा राममोहन रॉय ने, और किसके मतलब कि किस पर लिखी थी, इस सामाजिक सुधार आंदोलन के लिए लिखी गई थी, और उसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी इसने, इस बुक ने, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए ये राजा राममोहन रॉय हैं, एक समाज सुधारक थे, बहुत ही प्रसिद्ध रहे हैं ये, ठीक है। राजा राममोहन राय ने तुहफत उल मुवाहिदीन नामक पुस्तक लिखी थी, जिसमें एक ऐश्वर्यवाद और तर्कवाद के महत्व पर चर्चा की गई थी, ठीक है, जिसने भारतीय सुधार आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चलिए समझ गए होंगे, अगर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है भाई, किस घटना ने 1857 के विद्रोह को जन्म दिया, ठीक है। तो 1857 का जो विद्रोह था, जो रिवोल्ट ऑफ 1857 था, जन्म किस कारण ने दिया, कारण क्या था, रोलैक्ट एक्ट का लागू होना, भारतीय सैनिकों द्वारा एनफील्ड राइफलों का प्रयोग, बंगाल का विभाजन, या फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड। कौन सा कारण था उस समय का, तात्कालीन कारण यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए अगर आपने ऑप्शन नंबर बी चुना है, बिल्कुल करेक्ट चुना है कि एनफील्ड राइफलों का प्रयोग, तो यही कारण था उस समय का, 1857 की क्रांति का कारण ही यह था। समझ लीजिए, थोड़ा सा स्पष्टीकरण में दे देता हूँ कि 1857 की विद्रोह का तात्कालिक कारण नए एनफील्ड राइफलों कारतूसों का प्रचलन था, जिनके बारे में यह अफवाह थी कि उनमें जानवरों की चर्बी लगी हुई है, जिससे हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिक नाराज थे। अब अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था। ये वाला क्वेश्चन आपको जरूर पता होना चाहिए कि मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था।
शिवाजी महाराज, महाराजा सिंधिया, बाजीराव प्रथम, संभाजी महाराज। तो यहाँ पर मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन है? वो है भाई ऑप्शन नंबर ए, शिवाजी महाराज। ठीक है ना, छत्रपति शिवाजी महाराज। स्पष्टीकरण थोड़ा सा दे देता हूँ, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। ये है शिवाजी महाराज जी। ठीक है, अब देखिए इनके बारे में क्या है कि 1630 में पैदा हुए थे शिवाजी महाराज और मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी इन्होंने। अपनी सैन्य रणनीति और अभिनव प्रशासन के लिए जाने जाते थे, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन देख लो। 1526 में पानीपत की प्रसिद्ध लड़ाई किस किस के बीच हुई थी, ये आपको बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनेगा। पानीपत पूछ लिया जाता है भाई, पानीपत तो कहीं ना कहीं पूछ लिया जाता है, चाहे पहला पूछा जाए, दूसरा पूछा जाए या तीसरा पूछा जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि 1526 वाली, तो 1526 की जो पानीपत की प्रसिद्ध लड़ाई थी ये पहली थी। ठीक है ना, ये पहला पानीपत का युद्ध था, ये भी आपको याद रखना है। ये किस किस के बीच हुआ था? देखिए ऑप्शन है आपके सामने, बाबर और राणा सांगा, अकबर और हेमू, बाबर और इब्राहिम लोदी, औरंगजेब और दारा शिकोह। देखिए अगर आपने ऑप्शन चुना है ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल करेक्ट चुना है अभी। ठीक है ना, बाबर और इब्राहिम लोदी, इन दोनों के बीच ही हुआ था पानीपत का पहला युद्ध, जो कि 1526 में हुआ था। देख लीजिए यहाँ पर दोनों की इमेज आपको दिख रही होंगी। ये है भाई बाबर, ये बाबर है। ठीक है, ये है बाबर जिसने मुगल सल्तनत की स्थापना कर दी थी भारत में। और ये कौन है? ये है इब्राहिम लोदी, इस दिल्ली सल्तनत का था और सुल्तान था, आखिरी सुल्तान था, ये मर गया था। ठीक है, तो 1526 में पानीपत की लड़ाई, ये मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। बाबर की जीत हुई थी और भारत में मुगल शासन की स्थापना की गई थी। तो यहीं से यानी कि 1526 में जब ये पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, तभी से मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी भारत में। ठीक है, बाबर ने ही की थी, याद रखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे कि हल्दी घाटी का युद्ध किन दो सेनाओं के बीच लड़ा गया था, यानी कि किन किन की वो दो सेनाएं थी जिनके बीच हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध, और कब हुआ था ये भी आप बता देना। ठीक है ना, दो क्वेश्चन आप लोग बताना कि हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच हुआ था और कब हुआ था। कमेंट में इसका आंसर जरूर देंगे आप लोग, और ये जरूर बताना कि आपने स्कोर कितना किया है। ठीक है ना, आपके कितने आंसर्स आपने करेक्ट किए हैं इन 15 में से। तो 15 में से जितने भी आंसर्स आप लोगों के करेक्ट हुए हैं, या तो आप लोग मुझे बताना कि भैया इतने आंसर्स हमने कर दिए हैं, इतने क्वेश्चन हमने कर दिए थे, हमारी प्रिपरेशन ऐसी थी। तो आपको यहाँ से पता भी लगेगा आप लोग कितने पानी में हो। ठीक है, चलिए तो भाई इतनी ही क्लास थी आपकी। और देखिए मैंने आप लोगों के लिए कुछ नोट्स भी तैयार किए हैं। ठीक है, आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हो मुझे इस नंबर पर, आपको मैं नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, और आपको नोट्स भी दे सकता हूं मैं, और ई बुक्स भी मैं प्रोवाइड करा सकता हूं। दोनों ही चीज़ें मैंने रेडी करके रखी हुई हैं आप लोगों के लिए। ठीक है ना, बहुत ही मिनिमम प्राइस में मैं आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कर लेना, काफ़ी चीज़ें वहाँ पर भी आपको मैं देता रहता हूँ, और टेलीग्राम पर आपको अपडेट PDF वगैरह वहीं पर मिलती है। ठीक है, सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करना भूल मत जाना। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।